सो हेलो एंड बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप सबका दोबारा से वेलकम है। आई एम सो सॉरी दैट कि वीडियो बहुत ही देर से आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे मिड टर्म के, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो मैं अभी दोबारा से एक वीडियो के साथ आ चुका हूँ आप लोगों के सी प्रोग्रामिंग का जो एक प्लेलिस्ट चल रहा है उसके लिए। और अब कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस रहे सारे रेगुलर रहे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो टाइप कन्वर्जन से, ठीक है। कि आखिर ये टाइप कन्वर्जन जो है ये कैसे होता है और ये क्या होता है, ओके। तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप कन्वर्जन होता क्या है। टाइप कन्वर्जन, आप सिंपल वर्ड में क्या, किसी भी टाइप को कन्वर्ट करना को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, पढ़ लेते हैं। समटाइम यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, दिस इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है। मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, मैं उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? फ्लोट में। यानी कि इस मेरा जो भी वेरिएबल है n, उसका टाइप मैं चेंज करना चाहता हूँ एज अ फ्लोट, तो उसे टाइप कन्वर्जन बोला जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास टाइप कन्वर्जन करने के लिए ना मेनली दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या इसे कहा जाता है ऑटोमेटिकली, या ये हमारा कंपाइल खुद ब कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम में ही खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा हमारे टाइप को, ठीक है। एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी मैनुअली हम जिससे कन्वर्ट करते हैं उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर दिस। मेरे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है। मेरे पास पहला एक कंटेनर है जो कि इंट है, और मेरे पास एक कंटेनर है जो कि फ्लोट है। अब देखो क्या है ना, ये इंट जो वाला जो है ये है मेरा ग्लास, ठीक है। और ये जो फ्लोट वाला है ये है मेरा बकेट, ठीक है। अब देखो मैं इंट से मेरे ग्लास में से बकेट में पानी डालूंगा, अगर मैं ग्लास से बकेट में पानी डालूंगा तो वो आराम से भर जाएगा और स्पेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा कन्वर्जन। बट अगर तुम्हें फ्लोट से क्लास में डालना है तब क्या करोगे? जैसे कि फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, और इंटीजर तुम्हारा नंबर वैल्यू, नंबर जो रहता है नॉर्मल नंबर, सिंगल डिजिट जो नंबर होंगे उन्हें स्टोर करेगा, और डेसिमल पॉइंट्स नहीं लेगा, या नंबर जो भी रहेगा वो उसी को कंसीडर करेगा। अब बताओ कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मेरा जो फ्लोट है, एक मिनट मैं इसे दोबारा से बस क्लियर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर नोट करता हूँ एक चीज। मेरा फ्लोट है 2.5, और वही मेरा एक इंटीजर है 1 या 2 आ जाएगा, वो 0.5 नहीं लेगा। तुम लोगों को ना मैं एक बार से कोड करके भी दिखा देता हूँ ये कोड कैसे होगा। तो मेरा मेरा देखो, मेरा VS कोड मैं ऐसे ओपन करता हूँ, और मैं तुम्हें अपना VS कोड में एक बार दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा VS कोड है। हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं फॉर योर बेटरमेंट, के मैं डार्क थीम यूज़ करता हूँ। तुम लोगों के लिए ना मैं एक बार थीम को चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छा से दिखे। तो एक हम एक कोड एक बनाते हैं। ओके, तो इसे बंद करते हैं, और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जो कि मैं इसे रख देता हूँ टाइप कन्वर्जन डॉट सी, ठीक है। और मैं एक बार अपना हेडर डाल लेता हूँ, मेरा हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन मैं लिख लेता हूँ अपना। देखो ये जो मैं अभी मैंने ऐसे लिखा ना, ये स्निपेट कोड होता है। तुम सिंपली अगर यहाँ पर अब मेन लिखोगे ना, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली कोड स्निपेट आ जाएगा, तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इसे हटा देते हैं तो एरर आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाते हैं, ठीक है। इंटीजर एज इज इक्वल टू 55, ठीक है।
वही मैं काम करता हूँ, मैं फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट एज एस ले लेते हैं इज इक्वल टू एज। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा एज जो है 55 है, ठीक है। वही मेरे पास एक फ्लोट है यहाँ पर, ये फ्लोट एज इज इक्वल टू एज, यानी कि वो 55 मैं अपने फ्लोट में डाल दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंटफ यूज करते हैं हम, अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले पे प्रिंट करना है या आउटपुट दिखाना है ना, तो उसके लिए प्रिंटफ यूज करते हैं। मैं यहाँ पे की लिखता हूँ प्रिंटफ दी आउटपुट, ठीक है, दी आउटपुट। अब ये आउटपुट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये मेरा वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। तो AGES पास कर दिया मैंने और इसे टर्मिनेटर लगा दिया। ये जरूरी होता है, जब भी आप कोड करो ध्यान रखो टर्मिनेटर हमेशा रखो और कोड फॉर्मेटर यूज करो। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा कि कोड फॉर्मेटर क्या होता है। वो आपके कोड को अच्छा दिखाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये देखो तुम्हारा कोड फॉर्मेट हो गया। और हाँ एक चीज, जब भी आप अपने कोड को लिखते हो उसके बाद उसे कंट्रोल एस से सेव जरूर करना। मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फाइल्स में जाकर यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन है ऑटो सेव, मैं इसे ऑन करके रखता हूँ क्योंकि जब भी मैं अपना कोड लिखते जाऊंगा ना रियल टाइम में मेरा कोड जो है वो सेव होते रहता है। अगर तुम लोग मेरे जैसे आलसी हो तो वो ऑटो सेव का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अब मैं मैनुअली रन कर लेता हूँ इसे। तो मैं लिखता हूँ जीसीसी कंपाइलर कॉल, फाइल नेम है मेरा टाइप, तो मैं टाइप कन्वर्जन डॉट सी, कोड हो गया कंपाइल डॉट स्लैश ए, एक बार से रन। तो एक मिनट रुकना जरा, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। लेट मी फिगर दिस आउट। दोबारा रन करता हूँ। माय बैड, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। लेट मी फिगर। ओके ऑलराइट, तो मैं एक चीज भूल गया था यहाँ पर। यहाँ पर आपको %f लगाना होगा क्योंकि मैं अभी फ्लोट पे काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो एज असल में इंटीजर से वो फ्लोट में चेंज हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे %f लगाना होगा उसे शो करने के लिए, क्योंकि आउटपुट के बाद देखो मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ, ये जो मेरा आउटपुट है, ठीक है, इसके बाद मेरा ये वैल्यू जो है वो यहाँ आए, मुझे एक %f लगाना होगा ताकि ये जो मैं %f है उसके बाद ये हटकर ये एज का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो मैं एक बार मैनुअली दोबारा से रन कर देता हूँ मेरे। लेट्स क्लियर दिस अप। ओके जीसीसी देन टाइप एंड देखो ये टैब बटन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। कंपाइल हो गया डॉट स्लैश ए एंड रन। अब देखो मेरा आंसर क्या आया है, द आउटपुट 55.0000, बहुत सारे जीरोज ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे आउटपुट को एज अ फ्लोट में कन्वर्ट कराया। अगर तुम चाहो तो मैं इसे आज के वीडियो में तुमको मैं एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि पहले शायद वीडियो में ना बताया हो। तो मैं एक बार लिखता हूँ एंटर, माय बैड, एंटर द इंटीजर वैल्यू, आई गेस स्पेलिंग सही है, एंटर द इंटीजर वैल्यू, ठीक है, टर्मिनेटर और स्कैन एफ। देखो स्कैन एफ, अगर तुम्हें कुछ भी यूजर इनपुट लेना है अपने कोड पे तब हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। स्कैन एफ फंक्शन भी प्रिंटफ जैसा ही है, ये भी stdio.h के अंदर आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट जो हेडर है उसके अंदर ही आता है। स्कैन एफ का काम क्या होता है, सिंपली तुम जो भी अपना आउटपुट देना चाहते हो या कंसोल पे जब तुम चाहते हो कि रन टाइप पे तुम अपना इनपुट दो, ठीक है, तो उसके लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं। स्कैनफ यूज करने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का है, स्कैनफ डबल कोटेशंस एंड तुम्हें फिर %d लगाना होगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ एंड इसे ये एज इट इज सेम रख देते हैं। %d लगाया हमने, ठीक है, फिर कॉमा लगेगा,
फिर एक एम्परसेंट का साइन आएगा। एम्परसेंट असल में उसे बताने के लिए कि हमें एज जो है, ठीक है, जो एज है ना हमारा, इस पे हम वैल्यू डालना चाहते हैं, तो हम @age लिख देंगे एंड एक बार से ये करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा एक बार रन करते हैं। एक बार कोड को फॉर्मेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं फाइल को एंड देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी एक बार फाइल रन किया हुआ है, तो मेरा अप और डाउन बटन होता है कीबोर्ड में, तुम इसे क्लिक करोगे ना तो पहले जो तुमने टर्मिनल में कमांड रन किया था ना वो आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा C वाला आ गया, मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं एक बार इसे फाइल को दोबारा कॉल करता हूँ, एंटर द इंटीजर वैल्यू। लेट्स से अब हम इस बार लेते हैं 553। Okay, let me see this. I think I've done some blunder over here. ये कुछ रैंडम आउटपुट दे रहा है, जस्ट वेट अ वाइल। देखो यहाँ पे मेरी गलती बहुत बड़ी वाली। अब देखो यहाँ पर मैंने एज को पहले इसमें डाल दिया है और बाद में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा ना, इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, इसे एज इट इज इधर रखते हैं। अब हम यहाँ पर इसे लगाएंगे इक्वल टू एंड एजेस एंड टर्मिनेटर और कंपाइल, दोबारा से कंपाइल एंड रन C3। अब देखो ये आउटपुट सही हो गया। तो ये क्या है, दिस इज डिक्लेरेशन, या बोल सकते हो तुम इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर तुम अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, दिस इज योर, तुम यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो या उसे वैल्यू डाल रहे हो। देन एज जो तुम्हारा फ्लोट वैल्यू है उसमें एज को दे रहे हो। देखो मैथ्स में जब भी हम मैथ्स में अपना कोड करते, मैथ्स करते थे सिंपल, अगर मैं तुम्हें मैथ्स के फॉर्म में बताऊं तो हम अपना जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो हमारे लेफ्ट साइड टू राइट साइड जाता था, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या, वही चीज हमारे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड जाता है, यानी कि एज का वैल्यू एजेस के अंदर जाएगा। फिर वही चीज मैं आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट कर रहा हूँ %f लगा के। %f जो होता है ये फ्लोट के लिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कैर फोर्टिंग द आउटपुट %f, ठीक है। %f फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। फिर एजेस, तो यहाँ का जो वैल्यू हो यहाँ आ जाएगा। फिर रिटर्न 0, कोड अगर हम इंट मेन ले रहे हैं तो हमें रिटर्न 0 देना पड़ेगा। अगर मैं इसे वॉइड लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी अगर मैं वॉइड ले लूँ तो मुझे इसे डिलीट कर देना होगा। फिर देखो वॉइड मतलब क्या होता है, नल, वो कुछ वापस रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज सिंपल टाइप कन्वर्जन। ये क्या है, ये है हमारा इम्प्लिसिट एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल है, ये है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये हो गया इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना कि एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल क्या होता है, यानी कि मैनुअली जो हम करेंगे कि अब हम बड़े कंटेनर में से छोटे कंटेनर में वैल्यू को ट्रांसफर करना है, भले वो ओवरफ्लो हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बार दोबारा अपने VS कोड पे आते हैं और एक्सप्लिसिट के लिए एक बार कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा इसे मैं डिलीट ना करके कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग जैसे कि पिछले प्रोग्राम में, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब मैं यूज़ करूँगा मल्टी लाइन कमेंट। तो ये मल्टी लाइन कमेंट लग गया यहाँ पर। अब हम एक बार दोबारा यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लिसिट का एक एग्जाम्पल, तो EXPLICT एग्जाम्पल। देखो ये कमेंट्स है, इससे तुम्हारे कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बार मैं लेता हूँ एक इंटीजर एज, या लेट्स से कि मैं यहीं से कुछ वैल्यूज कॉपी वेस्ट कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो ये हो गया ये हो गया ये, एंड लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। इसे भी कॉपी कर ही लेते हैं, बाद में मॉडिफाई कर देंगे। तो इंटीजर के जगह पे फ्लोट, %d के जगह पे f, ये एज के जगह पे मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट, दिस विल बी द इंट, ठीक है। एजेस इज इक्वल टू, हमें एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ सकता है, इंट,
ये इंट में क्या हो रहा है ना कि ये जो मेरा एज है इसे वो कन्वर्ट कर दे रहा है, या कहे तो इसका टाइप हम फोर्सली कन्वर्ट करवा रहे हैं उससे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक बार डी लिख देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स ट्राई। देखो तुम्हें कोड करना पड़ेगा, कोड में भले कितना भी एरर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड जरूर करो। अब देखो मैं जानता हूँ यहाँ पे एक गलती हुआ, डब्ल्यू आ गया, बट क्या हुआ देखो मेरा 2233 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है 2233, बाकी का डेसिमल वैल्यूज जो है उसने नेग्लेक्ट कर दिया। यानी ये होता है मैनुअल वे, मैनुअली जिसमें हम कर सके। तो यही चीज होता है हमारा मैनुअली करने का। तो अब हम फर्दर अगर देखें तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बना दिया है कि इम्प्लिसिट कैसा होता है आपका, ठीक है, और इम्प्लिसिट एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया। आप चाहो तो एक बार रीड भी कर सकते हो ये सारा नोट्स आप लोगों को। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो मेरे चैनल में आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि नोट्स का लिंक होगा, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। एक्सप्लिटिस का भी सेम है, जैसे कि ये देख सकते हो तुम। एक बार हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लिटिस के बारे में। देखो explicit conversion is done manually by placing the type in parenthesis in front of the value, considering our problem from example above. Let's see कि मेरा float sum है, ठीक है, is equal to float 5/2, printf %f is sum। तो देखो 2 पॉइंट मेरा इतना आ रहा है वैल्यू, तो मैं फ्लोट की जगह पे यहाँ अगर इंट लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर इंट कर दूंगा तो ये सिर्फ इतना वैल्यू आएगा, यानी कि सिर्फ 2 को कंसीडर करेगा, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेसिमल पॉइंट्स को नहीं लेता, फ्लोटिंग नंबर नहीं लेता है, तो उसके लिए वो सिर्फ 2 को लेगा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टेंट देखो, इफ यू डोंट वांट अदर और योरसेल्फ टू चेंज द एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज, यू कैन यूज दी कॉन्स्ट कीवर्ड। यानी कि अगर आपने कोई एक वैल्यू बनाया है या एक वेरिएबल बनाया है, आप नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा या आप खुद उसके वैल्यू को चेंज करो, वो फिक्स रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक रिजर्व कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक वो एक रिजर्व कीवर्ड होता है जो हम अपने वेरिएबल के आगे लगाते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाए। लेट्स सी, इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल हम अपने VS कोड पे देखते हैं। तो लेट्स गो इन आवर VS कोड, और मैं एक्सप्लिसिट वाले को भी एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कमेंट आउट दिस, एंड यहाँ पर हम एक दोबारा से कोड लिखते हैं, एक बार दोबारा फॉर्मेट कर देते हैं कोड को। मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर इंट, और इंट को एक नाम दे देते हैं इंट नंबर, ठीक है, इंट नंबर एंड फ्लोट पाई। अब जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, हम सब जानते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा फ्लोट के आगे कॉन्स्ट लिख दूंगा, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर अब मैंने ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया है तो क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें मेरा पाई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो मैं एक बार यहाँ पर प्रिंटफ करता हूँ एक चीज, एंटर द नंबर हियर एंड एक यहाँ पे स्कैन एफ करते हैं, हमारा स्कैन एफ, देन %d स्लैश एम्परसेंट नंबर, देन अब हमारे पास पाई का वैल्यू है, हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने का। लेट्स सी, हम पाई और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम एक ना रिजल्ट बना लेते हैं। तो रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है, तो हम एक फ्लोटिंग नंबर लेते हैं, फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर इनटू
पाई, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, printf the result is, यहाँ पर मुझे एक बार यहाँ पर %f लगाना होगा, %f स्लैश रिजल्ट, सॉरी कॉमा, रिजल्ट वेरिएबल आ जाएगा मेरा, और ये टर्मिनेटर। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स क्लियर माय टर्मिनल अगेन, वी शुड रन दिस अप। कोड कंपाइल हुआ, कोड रन हुआ, एंटर द नंबर हियर, तो मैं नंबर दूंगा 7। द रिजल्ट इज 21.980001 इज माई आउटपुट। अब मैं यहाँ पर ये पाई है, ये 3.14 है, मैं काम करता हूँ कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं दोबारा से यहाँ पाई को एक नाम देता हूँ 44, और मैं यहाँ पर भी एक नाम देता हूँ 3.14। तो यू कैन सी ओवर हियर कि एक एरर आ रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड, ठीक है। यहाँ पर एक मैं आपको प्रॉब्लम सेक्शन में दिखाता हूँ। एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यूज, यानी मॉडिफाइबल होना चाहिए। पाई मॉडिफाइबल नहीं है क्योंकि इसका क्या है, अगर मैं कोशिश करता हूँ इसे रन करने का, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस कि हम इसे रन करें। तो यहाँ पर देखो एक एरर आया है मेरे स्क्रीन पे, एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई इज इक्वल टू 44 इज नॉट पॉसिबल। तुम अगर चाहो तो यहाँ पर इसे मैं अगर डिलीट कर दूं तो ये चल जाएगा। अब देखो मैं एक बार दोबारा से रन करता हूँ ना, तो ये कॉन्स्ट पाई है ना, तो मुझे एक बार यहाँ पे से डालना होगा। लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स, डिलीट हुआ ये, यहाँ पे डिलीट हो गया ये। मैं इसे पेस्ट करता हूँ, एक बार कोड को फॉर्मेट करता हूँ, एक बार कोड को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, 3 डालते हैं। तो अभी देखो, अभी आउटपुट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक बार जो हमने वैल्यू दे दिया है, वो आगे जाके कांस्टेंट वेरिएबल्स का चेंज नहीं हो सकता। तुम भले कुछ भी कर लो, तुम उसमें कोई भी वैल्यू डाल लो, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा, वो एरर थ्रो करेगा हमेशा। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज को कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हो तो उसे कभी भी मॉडिफाई मत करना। अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है तो फिर से कांस्टेंट मत बनाओ। हियर आप लोगों के लिए मैंने मेरा एक नोट्स में भी स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए है, आप देख सकते हो उसे, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। देखो, ऑपरेटर इज एनीथिंग विच वी परफॉर्म, विच ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन और वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सिंपल भाषा में, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए, ऑपरेटर वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है वेरिएबल्स और उसके वैल्यूज में। सी में हमारे पास कुछ इस टाइप के इतने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसे तुम बोलचाल की भाषा में मैथ बोल सकते हो। नॉर्मल जो मैथ करते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस सब्ट्रैक्ट डिवाइड मॉड्यूलोस, देन तुम से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। देन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तुमको इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि तुम्हारा ग्रेटर देन, फिर तुम्हारा लेस देन, फिर तुम्हारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा बहुत सारे और तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। देन वी हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो तुम्हें, अगर तुम बीसीए बैकग्राउंड से हो तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे होगे अगर बीसीए के हो तो लॉजिक गेट में क्या होता है, एंड और एंड नॉट होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ओके, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जैसे कि तुम्हारा ये एक एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये तुम्हारा और ऑपरेटर है, एंड दिस इज योर नॉट ऑपरेटर।
ठीक है, ये नॉट का साइन करता है। फिर हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर भी आता है जो कि बिट बाय बिट हमारा मॉडिफिकेशन करता है। तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर देख के हड़बड़ाने का एकदम जरूरत नहीं, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर से, सॉरी माय बैड, कि सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से जो कि हमारा मैथ्स होगा। तो उसके लिए चलो हमारे VS कोड में वापस से आते हैं हम लोग और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना हम काम करते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो कि कंट्रोल N दबाकर कंट्रोल S करो। इसलिए अब हम एक फाइल का नाम देंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक बार ऑपरेटर्स डॉट सी एक फाइल बन गया। अब मैं यहाँ पर अपना हेडर डाल लेता हूँ सबसे पहले। तो #include stdio.h देन मेन हो गया तुम्हारा। यहाँ पर तुम अपना कोड लिखोगे। तो अभी हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी तुम्हारा प्लस माइनस है सबके बारे में। तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम पहले वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तुम्हारा प्लस माइनस, देन तुम्हारा डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, देन आपका मॉड्यूलस। देखो, यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बट आप लोगों को मॉड्यूलस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। क्या मैथ्स में से हम मॉड्यूलस यूज नहीं करते थे। देखो, मॉड्यूलस का काम क्या है ना, अगर तुम्हें किसी चीज का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, अगर किसी चीज का रिमाइंडर फाइंड करना है ना, देन हमें इसका यूज करना पड़ता है। इसे मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं या मॉड्यूलो भी बोलते हो, ठीक है। तो लेट्स को हम पहले तो एक चीज बनाते हैं, वेरिएबल। यू नो, आप सब वेरिएबल के बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूंगा कि आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए तो मैं कैलकुलेटर बनाना है। बेसिक ऑपरेशन इन सब का यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाओ और उसका कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दो, या तुम मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम ऐसे करते हैं यहाँ पर, लेकिन अपना करके जरूर देना। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना, इसका जरूरत नहीं होता है, तो इसे डिलीट कर देना। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं। और वेरिएबल हमेशा जो नाम हो ना, बहुत ही सोच समझकर और एक्यूरेट, ABC ऐसा मत लिया करो, एक फुल फ्लेज नेम लो। जैसे कि मैं लेता हूँ int फर्स्ट नंबर, देन मैं लेता हूँ int सेकेंड नंबर, देन ये तो हो गया हमारा। अब देखो, या तो तुम ऐसे अलग अलग कर सकते हो, मैं ऐसे ना ज़्यादा अलग अलग करना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, मैं भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। कॉमा लगा के एक ही फाइल में हो गया, दोनों एक ही लाइन में हो गया। तुम जितना कोड को अपना छोटा रखोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, जितना कम लाइन होगा कोड पे। तो हमेशा एक क्वालिटी अभी से कोशिश करो क्वालिटी कंटेंट बनाने का तुम लोग। तो मैंने 2 वैल्यू ले लिया है। तो मैं एक बार फ्लोट से एक रिजल्ट बना देता हूँ। रिजल्ट अभी के लिए, फिलहाल के लिए रिजल्ट का वैल्यू 0 डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, printf एंटर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट। देखो यहाँ पे स्पेसेस दोगे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल में स्पेसेस कभी मत देना। फर्स्ट नंबर, ओके, एंड सेकेंड नंबर, यानी कि, तो एक बार मैं काम करता हूँ यहाँ पर, एंटर दी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर मैंने लिखा और एक इक्वल टू लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कैनफ करूँगा, स्कैनफ।
अब देखो मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एक ही लाइन में ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2% डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने दो वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे % डी एंड % डी लगाना होगा, ताकि मेरा एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दिया जाए। जैसे % डी एंड % डी हुआ, मैं कॉमा लगाऊंगा, तब यहाँ पर एम्परसेंड फर्स्ट नंबर ही आएगा। तो देखो फर्स्ट लिखा मैंने, फर्स्ट नंबर, फिर मैं एक बार कॉमा लगाऊंगा और एक और एम्परसेंड, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर दोबारा से एक सेकंड, मेरा जो सेकंड नंबर है उसका भी वैल्यू दे रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट नंबर जैसे तुम करते हो एज इट इज वैसा करो, देन एक कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद तुम्हें एक बार @ दोबारा लगा के सेकंड नंबर को भी कॉल करना होगा, यानी कि अब यहाँ पर मेरा दोनों वैल्यू हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, मेरा रिजल्ट जो है, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं लिखने की जगह इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा प्रिंट करता हूँ। देखो प्रिंट हम इसलिए यूज करते हैं ना, ताकि प्रिंटफ जो है इससे हम ये लोग यूज करते हैं ताकि कंसोल में कुछ जो दिखाना होगा उसके लिए। तो मैं लिख देता हूँ दी सम, अपना पता प्रोग्राम को कोशिश करो बहुत ही अच्छा बनाना, ठीक है। द सम ऑफ, पहले तो मैं %d एंड %d, मैं भी बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू %d, और नहीं माय बैड %f लगेगा क्योंकि रिजल्ट फ्लोट है हमारा। अब मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगाऊंगा। पहले तो मैं फर्स्ट वाला %d को रिप्लेस करना है किससे, मेरा फर्स्ट वाला से, तो मैं फर्स्ट वाला लिखूंगा, फर्स्ट नंबर कॉमा, दूसरा वाला पे सेकंड वेरिएबल आएगा, तो सेकंड, ओके माय बैड, यहाँ पे सेकंड नंबर कॉमा, देन लास्ट में मेरा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट, और ये बंद, बस से कोड को फॉर्मेट एंड कंपाइल एंड रन, ये तुम यहाँ से भी कंपाइल एंड रन कर सकते हो। तो मैं एंटर द फर्स्ट वैल्यू होगा 33 एंड स्पेस दूंगा दूसरा वेरिएबल डालने के लिए 55 एंड एंटर। द सम ऑफ 33 एंड 55 इज इक्वल टू 88। देखो यहाँ पे ना वैल्यू बहुत ही सटा हुआ लग रहा है, तो क्या करोगे ना, यहाँ पे एक स्पेस डाल देना और फिर एक बार रन करोगे, और मैं दोबारा से, देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो एक काम करना है, यहाँ पे एक स्पेस दे देना और एक बार रन कर देना दोबारा से। तो फाइल है मेरा 33 एंड 55, रन किया, द सम ऑफ 33 एंड 55 इज 88 पॉइंट इतना आ रहा है, बिकॉज क्योंकि ये बाकी जो डेसिमल है 88 के बाद जो ले रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा नंबर भी देता हूँ ताकि वैल्यू डेसिमल में अगर आ पाए तो मैं एक बार 100 एंड 100, तो ये 200 आ गया। ये होता है हमारा एडिशन ऑपरेटर। इसी सेम चीज को हम क्या करते हैं, कोड को ज़्यादा चेंज नहीं करते हुए यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम दोबारा से एक बार रन करते हैं, देन एक बार 100 एंड 100, आंसर 0 हो गया क्योंकि 100 माइनस 100 0 होता है। लेट्स सी, दोबारा एक बार रन करते हैं, 1 2, माइनस में चला गया आंसर, क्योंकि 1 में से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, वैल्यू -1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और दोबारा से एक बार रन करते हैं, हमारा हम डाल देते 12 23। अब देखो बस एक चीज है गलती, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी, इसे मैं यहाँ से मॉडिफाई कर देता हूँ, द डिवाइड ऑफ दिस इज दिस। वो दोबारा रन, फर्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा 100 एंड 2, द डिवाइड ऑफ 100 एंड 2 इज 50, समझे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो एक बार दोबारा से रन करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर है हमारा 23 एंड 33, 23 एंड 33 को मल्टीप्लाई करने से 726 आता है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोग मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो रिमाइंडर
remainder of %d and %d is %f. Let's go and run this. My bad, यहाँ पे ना मॉड्यूलस का सिंबल नहीं लगाया मैंने. एक बार रन करते हैं इसे. दोबारा रन करना पड़ेगा. मैं एक बार ना टर्मिनल थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही मेसी लग रहा होगा ये. अब रन करते हैं. अब मैं कोई रैंडम वैल्यू लेता 29 एंड 2. अब देखो 29 एंड 2 में जब भी हम डिवाइड करेंगे 29 को 2 से तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा. ठीक है, तो वो रिमाइंडर शो करता है. और ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स. हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया. अब तुम्हारा एक होमवर्क है कि तुम्हें अपना जो प्रोग्राम है, ठीक है, वहां पर तुम लोगों को एक कोड लिखना है. इस पे तुम लोग अपना एक कैलकुलेटर बनाओगे जिसमें तुम एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस कर सकते हो. तो इसके बारे में मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना एक कोड लिखो, कोशिश करो कैलकुलेटर बनाने का. ठीक है, लेट्स गो. हमारे नोट पे वापस से जाते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं इस बारे में भी कि हमारा अब फर्दर क्या करना है. तो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट. ऑपरेटर के बारे में बात किया था, यानी हमारे मैथ्स वाले जो वैल्यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. तो अभी हमारा ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हमने. तो एक बार इसका तुम लोग बहुत सारे ट्राई करना कोड करने का. तुम एक बार कैलकुलेटर ट्राई कर सकते हो, या तो तुम सिंपल मैथ का क्वेश्चन. मैं एक काम करना ना, सिंपली एक मैथ्स का क्वेश्चन उठाओ, इसमें प्लस डिवाइड ये सब तो हो गई. ठीक है, ट्राई करो इसे सॉल्व करने का यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. देन अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर असल में हम स्टार्टिंग से ही यूज कर रहे हैं कोड पे. अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूँ. तो लेट्स गो हियर एंड हमारे कोड में ही हम देख सकते हैं ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है. अगर किसी भी चीज को असाइन कर रहे हैं किसी चीज में इक्वल टू का सिंबल करके, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग. वैसे जैसे रिजल्ट में हम लोग फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को, हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को असाइन कर रहे हैं किसमें? रिजल्ट में. तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर को तुम ऐसा कंसीडर कर सकते हो, किसी चीज को अगर तुम्हें कंपेयर करना है, तुलना करना है, तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं. मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ये वाला को. ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और लेट्स सी कि अगर तुम्हें चेक करना है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? यू आर कंपेयरिंग 5 एंड 2 कि 5 2 से बड़ा है कि नहीं. जैसे तुम देख सकते हो बड़ा ही है, 5 2 से बड़ा होता है. अगर तुम ऐसे लिखोगे 2 इज लेस देन 5, हाँ ये भी ट्रू है, होता है. 2 5 से कम ही होता है. अब अगर तुम ऐसे करो तो लॉजिकली बताओ ये सही हो सकता है? किसको किसको सही लगता है कमेंट करके बताओ. मैं भी जानना चाहूंगा किसे सही लग रहा है कि 2 5 से बड़ा होता है. ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में एक और चीज होता है, 5 इज इक्वल टू 2. देखो हम लोग 2 बार इक्वल टू इसलिए लिखते हैं, अगर कोई चीज कंपेयर करना है ना कि मेरा 5 2 के बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक बार इक्वल टू नहीं लिखते क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होता है. तो हमें 2 बार इक्वल टू लिखना पड़ता है और फिर कंडीशन चेक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 3 इज इक्वल टू 3 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, समझे? तो इसी चीज के लिए होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर. अभी कंपैरिजन ऑपरेटर जानने से पहले ना, हमारा आगे का वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में जानेंगे. इफ एल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही यूज होता है. देन हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर. उसमें आता है हमारा एंड, और एंड नॉट. एंड को तुम 2 एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करोगे
और के लिए दो सीधे लाइन जो होते हैं वो, एंड नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेशन सिंबल। देन हमारे पास एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर। ये बिट बाय बिट हमारे कोड पे काम करता है। तो अभी जब हम लोग अभी आगे फर्दर करेंगे ना, तो हम लोग फर्दर, अभी हम इसे पार्क कर दे रहे हैं, फर्दर जब हम लोग इफ एल्स के बारे में पढ़ लेंगे तब हम इससे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स पार्क दिस फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए ना एक चार्ट बना के रखा है। सो लेट्स रीड दिस चार्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये हमारे ऑपरेटर है, ये उसका नाम है, ये उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन एंड वन एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या होता है हमारा एडिशन ऑपरेटर, एडिशन करता है, एड्स टुगेदर टू वैल्यू, ये इसका एग्जाम्पल। देन हमारा प्लस हो गया, ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करता है दो वैल्यू को। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करता है दो वैल्यू को। देन तुम्हारा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन अगर कोई चीज को वैल्यू को डिवाइड करने से x डिवाइडेड बाय y, तो उसके लिए डिवीजन यूज करेंगे। मॉड्यूलस रिटर्न दी डिवीजर रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर फाइंड करने के। देन यहाँ पर एक चीज देख रहे हो प्लस प्लस, ये प्लस प्लस क्या होता है भाई, प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है जब हमारे वैल्यू को एक से बढ़ाना है। जैसे कि लेट्स से मेरा एक x वेरिएबल है, ठीक है, अगर मुझे x प्लस 1 करना है तो ऐसे कर सकते हो x प्लस प्लस, ठीक है। इधर तुम ऐसा लिटरली तो इसे ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े उसके लिए इसे यूज किया जाता है x प्लस प्लस। जब तुम लूप यूज करोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए तो ये प्लस प्लस लगाना पड़ता है। देन डिक्रीमेंट करने के लिए होता है हमारा माइनस माइनस, उसका ऐसा माइनस माइनस लगा के तुम डिक्रीमेंट कर सकते हो। एंड देन हम फर्दर अगर बात करें, हमारा ये एक चार्ट है तुम लोगों के लिए, तुम एक बार डिटेल में चार्ट को जरूर पढ़ना। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जो मुझे मिला है तुम लोगों के लिए। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में, जैसे कि तुम्हारा इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड, मॉड्यूलस, एम्परसेंड, नॉट इक्वल टू, फिर तुम्हारा इसके लिए भी है कि x का क्या जो वैल्यूज है, ये सब कुछ दिया हुआ है, तुम एक बार चेक कर सकते हो इसे, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तुम यहाँ देख सकते हो उसके बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल। इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू एंड मेक डिसीजन, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं यूजिंग इफ एंड इफ एल्स एंड कंडीशनल ब्लॉक से। तो कंडीशनल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस पे वापस आएंगे हम लोग, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, एक चार्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हो। ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, हमारे पास तीन लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। यू कैन ऑल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू विद द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ये लॉजिक को चेक करने के यूज में आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में, या ये प्रोग्राम नहीं, इसे फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो कि साइज बताता है। जानते कैसे, द मेमोरी साइज इन बाइट्स of a data type or a variable can be found with the size of operator। समझ नहीं पाए, समझाता हूं। लेट्स सी कि मेरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास इंटीजर है माय इंट, ठीक है, माय इंट। एक फ्लोट है मेरा माय एफ, एक मेरा डबल है डबल माय डी, एंड एक मेरा कैर है कैच। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, परसेंट एफ लगा के, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एलयू लिख रहा हूँ। एलयू के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एलयू क्या होता है। ठीक है,
ये एलयू हम %f लगा के एलयू लगाते हैं ना, तो इसका कारण क्या? ओके, तो जैसे कि एलयू के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये है तुम्हारा एल का मतलब होता है, यहाँ पे एल होता है तुम्हारा लॉन्ग एंड यू होता है तुम्हारा अनसाइन, यानी लॉन्ग अनसाइन। तो हमने एल यू लगाया एंड साइज ऑफ माई इंट, तो ये इंट में क्या वैल्यू आना चाहिए? यहाँ पर 4 आना चाहिए। क्या 4 आएगा? लेट्स सी, इसे अभी हमने ड्राई रन करने की कोशिश किया ना, अब हम चलते हैं इसे हमारे VS कोड में और इसे कोड करके देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आता है। तो लेट्स गो विथ टू आवर VS कोड। ये रहा हमारा VS कोड, हम पहुंच गए इसमें। इस कोड को, असाइनमेंट ऑपरेटर को थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ से करते हैं जैसे एंड माय बैड, ये हो गया कमेंट आउट। आई गेस मैंने कहीं गलत लिखा है, ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, इसे कमेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे लिखते हैं एंड, देखो एंड माय एंड, ठीक है, एंड एंड नहीं फ्लोट आएगा, फ्लोट माय एफ, डबल माय एमडी लिख देते थे डबल को, एंड कैर माय कैर। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ पर पहले तो हम काम करते हैं तो %d लगा के करते हैं, %d स्लैश और लिखते हैं साइज ऑफ माय इंट और टर्मिनेटर। यहाँ पर नहीं, ये यहाँ आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ यहाँ पर, कॉपी एंड पेस्ट देन पेस्ट। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा, जैसे कि f यहाँ पर भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर ये c हो जाएगा। ये हो गया। तो मैं से md को यहाँ पे ले आता हूँ एंड माई कैर को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी हम रन करेंगे ना, देखते रन करके हमारे टर्मिनल पे क्या आता है। और कुछ ऐसा सा आया है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू लाइन, कंट्रोल कॉपी, देन न्यू लाइन एंड न्यू लाइन। दोबारा से एक बार रन करते हैं। टर्मिनल समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं इसे। और एक चीज यहाँ पर है, %d यहाँ पे LF आएगा, लॉन्ग फ्लोट, डबल क्लिक। ये टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर करते हैं और इसे डिलीट ही कर देते हैं, टर्मिनल को दोबारा एक नया बनाएंगे। यहाँ पे छोटा सा माइनर मिस्टेक की, ये LF यहाँ पर आना चाहिए। इसे LU कर देता हूँ, और आपको अच्छा से समझ आया इसके लिए मैं यहाँ पर LU करता हूँ। तो इसे LU लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे LF कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इसे LU कर देते हैं एंड इसे भी एक बार LU कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं कि क्या आता है हमारा, ऊपर देखते हैं कोड को रन करके। कोड मेरा कंपाइल हो रहा है, अब देखो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अभी हमने ये कोड जो है यहाँ पे LU लगाया, ठीक है। तो ये जो LU होता है ना, ये LU का मतलब होता है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, LU। और LU का होता है अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, इसे पूरा बोलते हैं अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। तो इसका काम क्या होता है, जब साइज ऑफ निकालना है ना तुम्हें, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में।
जैसे कि यहाँ पर आया है हमारा आउटपुट। पहला क्या आया है इंटीजर के लिए। ओके, आई एम सो सॉरी, मेरे देयर माइट बी सम एरर। दोबारा बटन करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा 4 आया इंटीजर का। हमारा फ्लोट का भी 4 आया है, डबल 8 का होता है 8 आया, इंटीजर 1 आया। ये हमारा बाइट्स हुआ इतना। अब हम क्या करते हैं फर्दर, अगर हम आगे बढ़ेंगे ना हमारे प्रोग्राम में, तो अभी तो हमने इसे कोड करके देख लिया है कि ये क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि अब हम बात करते हैं आगे बूलियन के बारे में। देखो जावा में ना तुम्हारा मतलब, आई एम सो सॉरी, देखो बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है सब में एक बूलियन होता है, ठीक है। बूलियन इधर वो 0 स्टोर करेगा, इधर वो 1 स्टोर करेगा। बूलियन एक टाइप होता है या बिल्ट इन डेटा टाइप होता है एंड कैर के जैसा, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था C99 में। विच यू मस्ट हैव टू इम्पोर्ट द फॉलोइंग हेडर, यानी तुम्हें हैश इंक्लूड std bool.h को इंक्लूड करना होगा। यानी कि क्या, हैश इंक्लूड देन std bool, यानी स्टैंडर्ड बुल डॉट एच। ये एक हेडर फाइल है जो कि तुम्हारे कंपाइलर में है एंड इसका काम होता है बूलियन। जब अगर तुम बूलियन डेटा टाइप यूज करते हो तो उससे यूज करवा पाना। A boolean is declared with the bool keyword and can only take values like true or false। समझाता हूँ। देखो बूल ट्रू या फॉल्स मतलब या तो ये सही है या फिर नहीं है, सिंपल वर्ड्स में इधर वो, ठीक है। तो वही चीज है। देखो बूल एक, मैं एग्जांपल के लिए, बूल इज प्रोग्रामिंग फंक ट्रू, बूल इज फिश फॉल्स। अब देखो रिटर्न दी वैल्यू प्रिंट किया मैंने %d से, इस तुम्हारा प्रोग्रामिंग फन, यानी कि तुम्हें प्रोग्राम फन लगता है। अगर वो सही है यानी ट्रू है, यानी यस है, तुम्हें पसंद है, तो वो 1 रिटर्न करेगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, ट्रू। एंड फिश अगर तुम्हें पसंद नहीं, टेस्टी नहीं लगता, मतलब फॉल्स है, तुम्हें पसंद नहीं है, फिश इज टेस्टी, नहीं पसंद है, तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। इधर वो ट्रू या फॉल्स होगा, यानी कि ट्रू होता है 1, फॉल्स मतलब 0। तो तुमको मैं एक बार कोड भी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको। तो 1 मिनट हम इसे कोड कर लेते हैं। तो लेट्स गो एंड कोड दिस अप। तो ये है मेरा कंपाइल, यहाँ पर आया मेरा कोड के लिए। और मैं इसे दोबारा से कोशिश, मैं एक बार कमेंट नहीं करता हूँ, मैं कमेंट ही कर देता हूँ उसको। पूरा ट्रैक किया चला और स्लैश डिलीट कर देते हैं। और हम एक लिखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें हेडर इंक्लूड करना होगा ना। तो ऊपर आते हैं यहाँ पर, हैश इंक्लूड std bool.h, ये हेडर आया हमारा। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो क्या करना होगा, हमें बूल लेना होगा। देखो जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे बूल आने लग गया हमारा। बूल टुडे इज संडे, ट्रू। बूल टुडे इज मंडे, फॉल्स। अब हम जब इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %d लगाना होगा तुम्हें। देखो बूलियन क्या है ना, वो या तो 0 या तो 1 लेता है। तो तुम यहाँ पर %d से ही करना होगा, क्योंकि %d तुम्हारा 0 और 1 स्टोर कर सकता है, क्योंकि वो एक तुम्हारा तुम्हारा क्या बोल सकते हैं उसे, वो एक नंबर है, डेसिमल तो स्टोर नहीं करेगा ना, तो डेसिमल में होता भी नहीं है, तो इसे %d लगाते हैं यहाँ पर। तो लेट्स गो एंड कॉमा लगा के हमारा टुडे इज, पहले तो हम मंडे को लेते हैं, टुडे इज मंडे। देन इसी को कॉपी करते हैं इसे, लेट कॉपी दिस, कॉपी एंड इधर पेस्ट। अब बस इधर टुडे
इज संडे। अगर मैं इसे अभी रन करूं तो मेरा क्या आया है 1 यानी कि क्या हुआ ट्रू। अगर जी हाँ आज सोमवार है एज पर हमारे कोड, जैसे कि नहीं है लेकिन हाँ आज है। और अगर मैं इसे स्वाइप कर दूं यानी मैं इसे फॉल्स कर दूं, तो इसे मैं एक बार फॉल्स कर देता हूं एंड इससे मैं ट्रू कर देता हूं। अब मैं दोबारा अगर रन करूंगा तो मेरा आंसर जो है एरर हो गया। तो चेक कर लेता हूँ 10 क्यों आ रहा है। टेन क्यों दिखा रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, एक मिनट रुकना। इन सब में दोनों वैल्यू दिखाने लग गया है। मैं एक बार चेक करता हूँ टुडे संडे, नो नो नो। ओके तो लेट मी सी। तो कि देखो अभी क्या आ रहा है ना, मैं दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए वो आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ उस जगह पर कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ। अभी जैसे कि तुम लोग कंडीशन के बारे में पढ़ा तो नहीं होगा तुम लोगों ने, बट मैं एक बार कंडीशन लगा देता हूँ, इफ कंडीशन लगा देता हूँ। आगे मैं कंडीशन के बारे में पढ़ा दूंगा। इफ ट्रू इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, और हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ट्रू इज इक्वल टू टुडे इज संडे, डिलीट एंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो डिलीट किया है उसे मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड दोबारा से वो पेस्ट करता हूँ, और ये वाला को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। दोबारा से कोड को फॉर्मेट करते हैं हमारे, और एक बार रन करके देखते हैं अभी क्या आएगा। ये दोनों आ रहा है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रन अप करता हूँ। अब देखो मैं एक एक्स्ट्रा वहाँ पर आ रहा था ना तो प्रिंट हो जाता था 1। देखो ये 1 क्यों आया बता रहा हूँ। अब देखो पहले क्या करेगा ना, ऐसे कि अभी कंडीशनल के बारे में तो टेंशन मत लो, कंडीशनल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो कि मैंने अभी दो चीजें यूज की हैं। सबसे पहला तो है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर और मेरा और ऑपरेटर। मैंने क्या किया है, मैंने चेक किया है ट्रू इज इक्वल टू टुडे इज मंडे है कि नहीं, ठीक है, और ट्रू इज इक्वल टू टुडे इज संडे है कि नहीं। और यानी कि अगर ये मंडे है, ठीक है, अगर ये मंडे है तो प्रिंट कर दो, इधर ये संडे है तो प्रिंट कर दो। और यानी दोनों में से कोई एक चीज ट्रू होना चाहिए। अगर मैं इस जगह पे एंड लिख दूं, एंड मतलब ये दोनों ही होना चाहिए तभी हमारा आउटपुट आएगा। और नहीं तो एक बार मैं कि मेरा कोई एरर नहीं आ रहा, उसके लिए मैं एक एल्स ब्लॉक लगा देता हूँ। तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस एक चीज मैं ले देता हूँ प्रिंट, और एक पास। देखो पास मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या आया है पास, कि ये दोनों अगर ट्रू होंगे तभी मेरा आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैं दिखाता हूँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ दोबारा से, ये और कर देते हैं हम। और के लिए ये सिंबल होता है तुम्हारे कीबोर्ड में, बैकस्पेस के नीचे एक स्लैश में ना एक तुम्हारा लंबा लाइन जैसा होगा, वो और के लिए यूज होता है। अगर मैं दोबारा से इसे रन करूँ तो देखो ये 1 आ गया, यानी कि इसमें से एक वैल्यू ट्रू है। मैं इसे दोनों को ही फॉल्स कर देता हूँ अब। तो क्या ये होना चाहिए पास, क्योंकि दोनों ही ट्रू नहीं, दोनों ही फॉल्स है। तुम इसके साथ कोड के साथ और खेलो तो तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ठीक है।
अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर टॉपिक के साथ। ओके, तो हमारा जो फर्दर टॉपिक होने वाला है हमारे इस चैप्टर में, वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो चलो अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट को, यानी अभी हमने कोड में इफ के बारे में मैंने एक ब्लॉक लिखा था इफ। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ये इफ ब्लॉक क्या होता है। उसके लिए क्या था, एक फॉर्मेट इफ का ना एक सिंटेक्स है, मैं तुम्हें वो सिंटेक्स लिख के दिखा रहा हूँ। इफ कंडीशन एंड बॉडी, ये इसका बॉडी, मतलब कि इफ अगर ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है देन आप बॉडी पे जाओ और जो लिखा हुआ है उसे कर दो। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ इसका। और यहाँ पे मैंने नोट्स में भी आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। यू हैव ऑलरेडी लर्न द सी सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम अर्थमेटिक। हमने जैसे कि अभी देखा, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो तुम लोग, कुछ होता है, ये बहुत कुछ ऑपरेशन है मैंने लिख के रखे। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करता है। यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, यानी कि इफ ब्लॉक हमारा तभी रन करेगा, हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन हम दे रहे हैं और वो कंडीशन जो है फुलफिल या फिर ट्रू हो जा रहा है, तो हमारा वो ब्लॉक रन हो जाएगा। यूज एल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एल्स है। एल्स एक ऐसा ब्लॉक है जो कि सेम कंडीशन, जब हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा या कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो एल्स ब्लॉक चल जाएगा। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में हमने देखा था, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ पर मेरा एक इफ ब्लॉक है, ये मेरा इफ ब्लॉक है, ये एक काम कर रहा है। अगर मेरा वो काम नहीं होता है देन ये एल्स ब्लॉक, ये जो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। तो यही होता है इफ एंड एल्स। देन हम यूज करते हैं एल्स इफ। एल्स इफ एक ब्लॉक होता है, यानी तुम्हारा एक इफ होता है, ठीक है, एक कंडीशन है, ठीक है, तुम्हें एक और कंडीशन चेक करना है, ठीक है, एक दूसरा कंडीशन है। तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास तरीका होता है एल्स इफ का। जैसे कि मैंने उस कोड पे ट्रू का चेक किया इफ में, मैं एल्स इफ पे ना फॉल्स का भी चेक कर सकता हूँ कि अगर दोनों फॉल्स होते हैं देन आउटपुट दे दो, लेट्स सी, ऐसा, ठीक है, ये होता है। देन हमारा जो लास्ट होता है उसे हम कहते हैं स्विच। तुमने स्विच देखा होगा घर में, सबके घर में स्विच होता है, या तो वो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है, वो दो ऑपरेशन ही करता है, ऑन और ऑफ। स्विच इज स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी स्विच का यूज करते हुए तुम मल्टीपल कंडीशन कर सकते हो या केसेस के फॉर्म में कर सकते हो। अब हम लोग इफ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं अब इफ स्टेटमेंट से। तो द यूज ऑफ इफ जो होता है ना, वो हमारा किसी कंडीशन अगर ट्रू है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है। लेट्स सी हियर, एक सिंटेक्स मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। इफ माई कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। लेट्स से यहाँ पर हो गया 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, मतलब आप प्रिंट कर देंगे, हाँ जी 5 ग्रेटर होता है, भाई ग्रेटर ही होता है ना, सही बोल रहा हूँ ना, 5 ग्रेटर होता है 2 से, 2 ग्रेटर तो नहीं होता है। ओके, देन हमारे पास एक ब्लॉक आता है एल्स स्टेटमेंट नाम से। एल्स का काम क्या होता है ना, देखो, एक एल्स तुम्हारा तभी काम करेगा अगर उसके ऊपर एक इफ स्टेटमेंट हो। अगर तुम्हारा इफ नहीं है तो एल्स नहीं चल पाएगा, वो एरर आएगा। तुम सबसे पहले तो इफ का कंडीशन चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, ठीक है, वो है तो वो चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे चेक करना है कंडीशन में 2 इज ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है लॉजिकली या अरिथमेटिकली, नॉट पॉसिबल। देन विल प्रिंट ओवर हियर कि
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मैंने लिख दिया। कुछ भी जब चीज नहीं हो सकता तो वो नॉट पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये इसे एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि अभी इफ एल्स यूज किया था अभी हमने, अब आया है एल्स इफ। अब हम एल्स इफ के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ना, द यूज ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन वी कैन चेक द सेकंड कंडीशन, ठीक है। और एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन फेल हो जाते हैं या फॉल्स होते हैं देन ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन चल जाएगा। तो इसके लिए हम एक कोड लिखते हैं और उसके थ्रू एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं हमारे कोड को। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ से सारा कोड डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा मेसी सा लग रहा है मुझे। कोड डिलीट करके यहाँ आता हूँ और मैं चीज लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 4, ठीक है। इंट b इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया हमने, अब हम ऑपरेटर्स के बारे में बोला था ना मैंने बात करेंगे, तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, तो जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखो ये है हमारा जो इक्वल टू लगा रहे हैं, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ए और बी असाइन हो गया 4 और 5 से। अब हम क्या करेंगे ना, इफ लगाते हैं पहले। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी कि अब हम क्या चेक कर रहे हैं कंडीशन कि हमारा a जो है वो ग्रेटर देन b है कि नहीं। ठीक है भैया, a इज ग्रेटर देन b है कि नहीं चेक करते हैं अब। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ a एंड a इज ग्रेटर देन b देन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे द वैल्यू इनसाइड a, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, तो a तो नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंट d द वैल्यू इनसाइड नहीं लिख के परसेंट d इज ग्रेटर, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, a डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एल्स इफ कंडीशन चेक करते हैं। एल्स देखो यहाँ पर तुम्हारा जब अगर तुम एलिफ लिख, देखो यहाँ पर तुम्हारा एक एलिफ दिखा रहा होगा, लेकिन तुम लोग को एलिफ नहीं लिखना, तुम लोग को क्या लिखना पता है, एल्स एंड इफ स्पेस दे के इफ होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि एल्स के बाद एक स्पेस है देन एक इफ लगेगा। b इज ग्रेटर देन c, माय बैड, b इज ग्रेटर देन a, तब मैं इसी चीज को ना यहाँ पर कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। बस ये a की जगह पे ये b हो जाएगा। एक बार दोबारा फॉर्मेट कर देते हैं कोड। एल्स देखो तुम जब भी कोड लिखोगे ना तो ये तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस आ रहा है ना, इसके अंदर ही तुम्हें कोड लिखना है। देखो अगर तुम्हें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो ना तो कोई एरर नहीं आएगा, तुम्हारा कोड चल जाएगा। बट क्या है ना, कोड अच्छा दिखे और फॉर्मेटिंग अच्छा रहेगा, इसलिए इसका यूज जरूर करना ताकि कोड दिखने में अच्छा लगे। और देखो जरूरी नहीं कोई और, जब तुम आओगे अपना कोड देखने हो सकता है तुम कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पाओ, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इसके लिए इसका यूज करो ताकि कोड का एक ब्लॉक बन जाए, ताकि तुम्हें अपना कोड समझने में आसानी हो। मैं तो सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, the value is out of range and इसे मैं रन कर देता हूँ। the value 5 is greater, यानी क्या 5 ग्रेटर है, क्योंकि हमारा कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, एल्स इफ कोड जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू ज्यादा था 5। अब मैं इसी चीज को क्या करूँ ना कि मैं यहाँ कर दूं इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेस देन कर दूंगा। लेस देन यानी कि a b से छोटा है कि नहीं। तो अब मैं इसे रन करूं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, द वैल्यू 4 इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये 4 ग्रेटर तो नहीं लिख सकते, स्मॉलर लिखना होगा यहाँ पर, वैसे तो ही कर रन दिस अगेन, द वैल्यू 4 इज स्मॉलर,
ठीक है, देखो इस चीज को अब हम क्या करेंगे ना, कि ए को भी 5 दे देते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू 5 है। तो तुम बताओ क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। द वैल्यू 5 इज स्मॉलर। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन दिया है। अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा कर देखता हूँ, अब क्या आना चाहिए देखते हैं। द वैल्यू 5 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। अब मैं इसे इस इक्वल टू को भी हटा देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ। द वैल्यू आउट ऑफ रेंज। देखो ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों 5 है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू और मैं ए को लिख दूँ इसे भी इक्वल टू, तो दोनों ही रन हो जाएगा। तो मेरा इफ में ही कोड खत्म हो जाएगा, इफ में ही कोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है, इसे बोलते हैं इफ एल्स इफ एंड लास्ट में तुम्हारा एल्स। ये तुम कब कर सकते हो? जब तुम्हारे पास मल्टीपल कंडीशन हुए तो तुम कर सकते हो। तो इसके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करो। तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C to check the greater number among 3। ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हें 3 नंबर है यानी 3 वैल्यूबल्स के अंदर ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करना होगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स के बारे में। शॉर्ट हैंड इफ एल्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है ये। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस कि ये क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर कौन से खेत की मूली है। देयर आर ऑल्सो अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स which is known as the ternary operator because it consists of 3 operands. It can be used to replace multiple lines of code with a single line। यानी तुम्हारा मल्टीपल लाइन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड को सिंपल करने के लिए तुम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो एक सिंगल लाइन में लाने के लिए। इट्स ऑफन यूज टू रिप्लेस द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट तुम ना यूज करना चाहो तो उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, तुम्हारा वेरिएबल इज इक्वल टू तुम्हारा कंडीशन जो तुम चेक करोगे इसमें, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन ट्रू या जो भी तुम चेक करना चाहते हो, कॉलन एंड एक्सप्रेशन फॉल्स। ये एक शॉर्ट हैंड होता है हमारे टर्नरी ऑपरेटर का। तुम अगर चाहो तो टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा ना कि तुम्हारा कोड जो है वो छोटा हो जाएगा और तुम्हें बड़े लाइन ऑफ इफ एंड एल्स नहीं लिखने पड़ेंगे। तो तुम कोशिश करना कि इफ एल्स और इसका दोनों का इस्तेमाल करो। Now we are going to talk about switch statement. Instead of writing many if and else statement, you can use a switch statement। यानी कि एक switch का statement का इस्तेमाल कर सकते हैं multiple if else लिखने के जगह। The switch statement select one of many code block to be executed. This is how it's work. The switch, अब हम लोग बात करते हैं काम कैसे करता है या स्विच के स्टेटमेंट्स होते क्या है, तो इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखो अगर तुम जैसे कि तुम्हें कंडीशन चेक करना है 10 और तुमने इफ लगाया, एक एल्स इफ लगाया, एक मिनट नोट्स ऊपर ना लिखा है, मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ। तुमने एक इफ लगाया, ठीक है, एक और इफ लगाया, एक और इफ लगाया, एक और इफ लगाया, एक एल्स इफ लगाया, देन फिर एक एल्स इफ लगाया, फिर एक एल्स इफ लगाया, एक एल्स इफ लगाया। तो देख रहे हो तुम्हारा ये कोड, ये ब्लॉक कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये इतना बड़ा हो गया है। तो इसे छोटा करने के लिए हमारे पास है एक स्विच केस। स्विच क्या होता है? ठीक है, स्विच क्या होता है कि तुम घर में भी स्विच यूज करते हो ना, एक ऑन या ऑफ वाला सिंपल सा लॉजिक में। तो देखो स्विच काम कैसे करता है। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट वंस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएटिव ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। The break statements
ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक्स एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन। इसमें अभी हमने क्या एक वर्ड पढ़ा, ब्रेक। ब्रेक क्या है ना, ये एक कीवर्ड है। जब तुम्हें अपने कोड में काम एग्जीक्यूशन होने के बाद तुम नहीं चाहते हो कि जैसे कि तुमने 5 एक्सप्रेशन बनाए, ठीक है, केसेस बनाए, तुम चाहते हो केस 1 ही रन हो। तुमने जो सिचुएशन के उस हिसाब से केस 1 फिट है, उसके बाद कोई नहीं चलना चाहिए, बट स्विच तो सारा चला देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, ऑल राइट, तो हम जैसे कि बोल रहे थे कि ब्रेक के बारे में। तो ये ब्रेक क्या करेगा ना, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 5 ना एक स्विच बनाया 5 केसेस से। पहला एडिशन करेगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन करेगा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन एंड एक मॉड्यूलस निकालने का। 5 मैंने केसेस बनाए। मेरा पहला केस था, मेरा जो मैं जब स्कैनफ कर रहा हूँ, जब मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैंने एडिशन करने का इनपुट दिया। इसका इनपुट है एडिशन का। अब क्या हुआ है कि मैंने इनपुट दिया प्लस करने का, दो वैल्यूज लिए मुझसे 3 एंड 5, मैंने ऐड किया, 3 एंड 5 आया, मेरा आउटपुट 7। इसके बाद क्या होना चाहिए, कोड रुक जाना चाहिए, लॉजिकली कोड रुक जाना चाहिए, मेरा काम हो चुका है। अब क्या, लेकिन क्या हुआ ना, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट भी करेगा, वो मल्टीप्लाई भी कर देगा, वो डिवाइड भी कर देगा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं चाहिए ना भाई, वो तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम ये ब्रेक लगा देते हैं ना, तो इससे क्या होता है बच्चों कि ब्रेक लगाने से तुम्हारा जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे जिस भी केस का, तुम्हारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा ब्रेक की वजह से, वो वहां पर खत्म हो जाएगा कोड, और वो स्विच से बाहर निकल के फर्दर जो प्रोसेसिंग है या जो फर्दर जो कोड मैंने किया है वो उस पर चलने लगेगा। फिर इसमें क्या होता है, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाइड सम कोड टू बी रन इफ देयर इज नो केस मैच। अब जैसे कि तुमने कोड बनाया 5 ऑपरेशन का, ठीक है, कस्टमर पे परसेंटेज निकाल रहा है, कस्टमर बोलो, यूजर बोलो, ठीक है, तो वो परसेंटेज निकाल रहा है, लेकिन तुमने कोड में डाला है परसेंटेज करना नहीं, हमने तो परसेंटेज निकाला, परसेंटेज नहीं दिया है करने का ऑपरेशन, वो परसेंटेज निकाल पाएगा नहीं। तो उस जगह पे क्या करोगे कि डिफॉल्ट में लिखोगे यू हैव सेलेक्ट, तुम कुछ भी डाल सकते हो, इनवैलिड इनपुट, रॉन्ग ऑपरेशन सेलेक्टेड, कुछ भी एज पर योर नीड तुम लिख सकते हो कि भैया जो यूजर को, सर आपने जो ऑपरेशन दिया है ये पॉसिबल नहीं है, चेंज करिए। ये 5 लिस्ट है, आपने एक लिस्ट दी है, ये 5 ऑपरेशन है, ये हो सकते हैं। ये साफ सुथरा भाषा में स्विच केस होता है। अब हम चलते हैं और अभी हम एक मिनी कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे फ्रेश और एक स्विच केस इफ एल्स सबका यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलो अब हम कैलकुलेटर बनाते हैं हमारा। तो उसके लिए हम अपने VS कोड में आते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं calculator.c। तो मैं एक बार हेडर को डाल देता हूँ, हेडर। तो जैसे कि हमने कहा था आपको होमवर्क के लिए कैलकुलेटर का, तो मैं अभी एक आपको कैलकुलेटर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी अपकमिंग जब भी वीडियो आएगा, ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना, या ये वीडियो आएगा तो कमेंट में कैलकुलेटर बना के डालना है, या तो आप मुझे DM में भेज सकते हो, इसे एज अ होमवर्क रखो। और प्लीज मैं जो होमवर्क या जो असाइनमेंट दूंगा प्लीज जरूर करना। तो अब हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन लिखेंगे, हमारा मेन फंक्शन, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ फ्लोट फर्स्ट नम, और मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड नम भी ले लेता हूँ, सेकेंड नम लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नम सेकेंड नम हो गया, मैं यहाँ पर एक ऊपर में कैर CH फॉर्मेट कर देते हैं कोड को, कोड फॉर्मेट हो गया है हमारा। तो अब हम आगे अपना कोड लिखते हैं। तो मैंने 2 वैल्यू लिए हैं। अब CH मेरा क्या है, मैं एक CH लिया है,
मैं इसे CH ना लेते हुए इसे मैं लेता हूँ ऑप। हमें नाम मैंने कहा था आपको सही लेने, तो ये से मैं लेता हूँ ऑपरेटर। तो मैं एक बार यहाँ पर प्रिंट करता हूँ स्टेटमेंट printf एंटर दी 2 नंबर हियर, ठीक है, एंड देन हम स्कैनफ करेंगे एंड परसेंटेज क्या लगेंगे, परसेंटेज एफ की 2 वैल्यू आ रहा है, एम्परसेंट क्या लगेगा फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट नम कॉमा एम्परसेंट फिर सेकेंड नम एंड बंद। स्कैनफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ एंटर दी ऑपरेटर ऑपरेटर में मैं क्या का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मेरा ऑप्शन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई देन डिवाइड एंड मॉड्यूलो। ओके, तो मॉड्यूलो तो नहीं ले रहा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मॉड्यूलो में कोशिश करता हूँ कॉमा लगे अगर, तो ये मैं मॉड्यूलो को हटा देता हूँ, मॉड्यूलो भी नहीं लेते, ये 4 ऑप्शन नहीं लेते। स्कैनफ करते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर परसेंटेज सी @ ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्विच केस बनाऊंगा, तो मैं लिखा स्विच में मैं क्या लूंगा, मेरा ऑपरेटर क्या होगा वो मैं स्विच में लूंगा, तो ऑपरेटर, ठीक है, एक बार ऐसे एंड अपना पहला केस लिखूंगा, तो मेरा केस क्या है, प्लस, ठीक है, मेरा प्लस केस है प्लस। देन तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता, देखो 2 चीज कर सकता हूँ कि एक मैं बनाता हूँ फ्लोट, एंड फ्लोट लेके मैं ऐसे करता हूँ सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट दी सम इज परसेंटेज एफ कॉमा मेरा सम, और क्या लगूंगा, ब्रेक। तो एक बार फॉर्मेट करते हैं इस कोड को, और वैसे कॉपी कर लेते हैं। तो मेरा पहला केस हो गया, दूसरा केस, देन तीसरा एंड चौथा देते हैं सबट्रैक्ट, यहाँ पे भी कर लेते हैं सबट्रैक्ट। बैड ये बड़ा हो गया, दोबारा सबट्रैक्शन लिख देते हैं, मैं एडिशन लिख देता हूँ, एडिशन। ये होना चाहिए मेरा मल्टीप्लिकेशन, दी मल्टीप्लिकेशन, then let's copy this up over here, and एक और bad, I'm so sorry for this again, एक गलती यहाँ पर है, ऐसे और दोबारा फॉर्मेट करते कोड को। देखो कोड को हमेशा फॉर्मेट करते रहो यार, जरूरी, ये मैं जरूर बोलूंगा ना, कोड को हमेशा फॉर्मेट करते रहो। हमारा कोड फॉर्मेटेड रहेगा ना तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिवीजन, तो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन आई थिंक 2 बार है, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन दोबारा से आ गया, तो मैं से इसको डिलीट कर देता हूँ और कोड को फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवीजन
यहाँ पर तुम सब देख रहे हो कि यहाँ पे सम है, तो मैं यहाँ पे इसे सम कर देता हूँ, ठीक है। या इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, एक बार यहाँ पर पेस्ट करोगे तो तुमको फिर यहाँ पे ही पेस्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे कॉपी कर, यहाँ पे कॉपी एंड एक बार यहाँ पे कॉपी, डिवीजन के लिए ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, और एक बार मेरा मैं यहाँ पर क्या दूंगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट में सिर्फ मेरा प्रिंट होगा इनवैलिड ऑपरेटर गिवन, और एक बार लाइन इनवैलिड ऑपरेटर गिवन। तो न्यू लाइन यहाँ पे नहीं देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेटर। अब देखो मैं इसे कोड को फॉर्मेट करता हूँ तुम्हारे, अब इसे मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। ये मेरा कुछ कोड इस टाइप का दिख रहा है। अब देखो क्या है ना, ये मेरा स्विच केस एक ही बार चलेगा रन होने के बाद। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल ये हमेशा एक न्यू लाइन प्रिंट करते रहेगा, 1 and 2 एंटर द ऑपरेटर माइनस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना गलती है, ये फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉर्मेट कर देता हूँ 3 एंड लेट्स एंटर 33। मुझे करना है एडिशन है मेरा 36। अब मेरा इतना जो जीरो आ रहा है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कितना जीरो, आई डोंट लाइक दिस जीरो। तो मैं क्या करता हूँ 0.2, ठीक है। ये मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन में भी कर रहा हूँ, ठीक है, खाली दिखाने के लिए। तो 33 एंड 24, और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन -22। बाकी का क्या हुआ, नहीं आ रहा है ना, ये उसी का काम है। देखो क्या होगा कि फ्लोट का बात करना, तुम्हारा जो 2 है वो स्टार्टिंग का 2 वैल्यू को लेगा। अगर मैं इसे बढ़ा के 8 कर दूं यहाँ पर, तो अब क्या होता है देखते हैं, एक बार इसे रन करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट, ये आंसर मेरा -11 आया। तो अगर मैं इसे हटा दूं अगर यहाँ से, तो अब हम देखते हैं कि अब क्या आएगा। तो एक बार मेरा टर्मिनल बहुत ही मैसी हो गया, लेट मी क्लियर दिस माय टर्मिनल ओवर हियर। टर्मिनल क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा कैलकुलेटर बना सकते हो, और अब तुम चाहो ना तो इसे रन भी कर सकते हो ऐसा कंसोल में, ठीक है। ये तुम्हारा कैलकुलेटर बन गया। अब देखो बैठे बैठे कैलकुलेटर बना लिया आपने। अब आपका कभी भी इंटरनेट ना चले या आपको कैलकुलेटर चाहिए, फोन पास नहीं है, आप खुद को कोड करो, कैलकुलेटर बना लो, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। अब फर्दर और कुछ, आप अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना, तो मैथ्स को लेके मैं आपको एक एडवांस कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बनाना है मैं वो भी बताऊंगा। आगे हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो ये तो हो गया स्विच के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि अभी हमने आपको एक प्रोग्राम बताया था जिसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, ब्रेक का, यानी ब्रेक कीवर्ड का। जब हम ब्रेक कीवर्ड के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। इन सी रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड, इट्स अ ब्रेक आउट स्विच ब्लॉक, यानी कि क्या है, ब्रेक जैसे ही हमारा हिट करेगा ना, वैसे ही हमारा स्विच से बाहर फेंका जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन फॉर मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक, यानी बाद के जितने भी केसेस होंगे उन सबका टेस्टिंग जो है उसे वो रोक देगा, वो आगे फर्दर कोई टेस्ट नहीं करेगा और सीधा कोड से बाहर आ जाएगा। When a match is found and the job is done, it's time for a break. There is no need for more testing. Then we use break statement. A break can save a lot of execution time
because it ignored the execution of all of the rest of the code inside our switch block। यानी कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमारा हेल्प करता है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा काम हो जाएगा वो वैसे ही बाहर निकाल देगा, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं करेगा, जिससे हमारा टाइम एंड मेमोरी भी बचेगा। अब लास्ट में हमने एक ना डिफॉल्ट कीवर्ड लिखा था, डिफॉल्ट लिखा था ना। डिफॉल्ट यानी होता है एक फिक्स कीवर्ड, यानी डिफॉल्ट फिक्स नहीं बोल सकते। अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करेगा तब हम डिफॉल्ट को रन करेंगे। द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइड सम कोड रन इफ देयर इज नो केस मैच। अगर कोई केस मैच नहीं होता है देन इन दैट केस हम डिफॉल्ट को कॉल करेंगे। जैसे कि हम कर रहे थे, हम परसेंटेज निकाल रहे थे लेकिन परसेंटेज था नहीं, तो वो क्या एरर दे देगा। जैसे कि इंट डे इक्वल टू 4 है, स्विच में हमने डे को डाल दिया। केस 6 है मेरा, टुडे सैटरडे, ब्रेक। केस 7 है टुडे संडे। अब ये जो डे है वो केस 6 से पहले चेक करेगा, क्या यहाँ पर 4 है, नहीं, क्या है 6 है, नहीं, पास हो जाओ। केस 7 चेक करेगा 4 है, नहीं है, पास हो जाओ, ठीक है। फिर फर्दर क्या है, डिफॉल्ट, नहीं कुछ नहीं मिला भाई, तो लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स का एक मैसेज डिस्प्ले होगा तुम्हारे कंसोल पे। कंसोल पे क्या आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। दिस will be the output in your display. Now the most important concept in your programming, if you are doing programming, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अब मुझे एक एग्जाम्पल से तुम बताना, ठीक है। तो एक VS कोड में हम देखना चाहेंगे। अगर तुमको ना प्रिंट करना है तो वो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ये कैलकुलेटर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, जो भी हमने बनाया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, या मेरा गिटहब में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ही प्रोजेक्ट ले सकते हो इसको। न्यू एंड सेव। हम क्या पढ़ेंगे, लूप्स डॉट सी। अब जैसे कि ना ठीक है, देखो ये जो है ना मेन फंक्शन, अगर तुम कोड स्निपेट वाला लेते हो तो एक एक्स्ट्रा आता है, तो मैं से हटा देना है। अब सुनो, तुम्हें ना प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो क्या तुम बार बार ऐसा करोगे, प्रिंट F1, ठीक है, 1 किया मैंने, 1, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ 2, अब देखो मैं 2 तक गया, डिलीट माय बैड, 1 मिनट, 2, 3, या एक काम करते हैं, हम नंबर ना लेते हुए अच्छा एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। मुझे हेलो प्रिंट करना है। क्या मैं हेलो को एक बार ऐसे करते हुए प्रिंट करता जा सकता हूँ, जितना भी। अब देखो, ये तुम ऐसे कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, बट मुझे बताओ, क्या ये एक अच्छा तरीका है? कोई भी काम करने का? ये तो मैं हेलो प्रिंट कर रहा, तो बस सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर कुछ और रहता तो नॉट पॉसिबल ना। अब तुम्हें टेबल प्रिंट करना है तो तुम एक एक लिखते जाओगे, पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें 1 लाख बार लिखना है, लिख पाओगे? कुछ लोग होंगे हाँ लिख लेंगे, आई नो, कुछ लोग होंगे जो बहुत ही वेले, अगर जो वेले बहुत वेले है तो वो लिख भी सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। सबसे पहले तो, क्योंकि मैं इतना वेला नहीं हूँ, और हम देखो प्रोग्रामर आर नॉट वेलास, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है, तो उसके लिए अब इतना ना लिखना पड़े। अब देखो इतना लिखा है, इतना ना लिखना पड़े, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट हमारा लूप का। लूप्स हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट लूप का, ठीक है।
हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या है, हम पहले तो पढ़ते हैं लूप के बारे में। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। ठीक है, लूप देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो किसी काम को बार बार करना, रिपीटेशन में करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। आप सब म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो, सब म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो ना, स्पॉटिफाई सब यूज करता है, गाना विंक जितना भी एप्लीकेशन है सब यूज करते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है लूप का, ऐसा होता है ना, मतलब क्या है, आपका एक ही चीज रिपीटेशन में चलता रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज लूप, कि वो बार बार अब एक ही काम बार बार हो रहा है। तो उसमें हमारे पास ना 3 प्रकार का लूप आता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले तो होता है व्हाइल लूप, देन फॉर लूप एंड लास्ट इज डू व्हाइल लूप। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो व्हाइल लूप के बारे में। जैसे कि वहां पर मैंने एक व्हाइल स्टेटमेंट लगाया था ना व्हाइल लूप का, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द व्हाइल लूप इज अ लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी व्हाइल लूप का कंडीशन ये होता है ना, जब तक तुम्हारा कंडीशन ट्रू है तब तक तुम ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि तुम्हारा जो भी व्हाइल लूप है उसके अंदर रहोगे। जैसे ही तुम्हारा कंडीशन फॉल हो जाएगा लूप के बाहर आ जाओगे। ये दिस इज व्हाइल लूप। अगर मैं यहाँ पर एक चीज करूं, डू व्हाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक वेरिएंट होता है व्हाइल लूप का। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू। यानी पहले वो नहीं चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, वो पहले एक बार तो रन करेगा ही करेगा तुम्हारे जो भी कोड का ब्लॉक है, उसके बाद वो कंडीशन देखेगा, अगर फॉल्स है तो रुक जाएगा, नहीं है तो लूप चलता जाएगा। देन वी हैव फॉर लूप। फॉर लूप का क्या होता है ना, फॉर लूप when you know exactly how much time you want the loop through a block of code, then we use for loop instead of a while loop. for loop का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, for स्टेटमेंट 1 तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट 2 तुम्हारा कंडीशन एंड स्टेटमेंट 3 तुम्हारा इंक्रीमेंट या फिर तुम्हारा डिक्रीमेंट और तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड। ये फॉर लूप होता है। देन हमारे पास एक आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर तुम्हारा एक और लूप। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मेरा एक फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर मुझे एक और फॉर लूप चलाना है। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। जैसे कि मेरा हर बार ये जब जब मेरा ये रन होगा तब तब मेरा ये रन होगा। ये मेरा आउटर लूप है, ये मेरा इनर लूप है। आउटर लूप के लिए है तुम्हारा आई, इनर लूप के लिए है जे। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस कोड में क्या लिखा है हमारा, वो देखते हैं हम। फॉर आई इज 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस हो रहा, आउटर परसेंटेज जी एंड आई एग्जीक्यूट 2 टाइम। वही तुम्हारा इनर लूप, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस हो रहा है। इनर लूप इज इक्वल टू एग्जीक्यूट 6 टाइम, 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 यानी 6 बार चलाओ। तुम इसे एक एग्जाम्पल मैं कोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो, जैसे हम लोग ब्रेक के बारे में बात किया था ना स्विच में, वैसे ही हमारा ब्रेक जो होता है वो इसके अंदर भी यूज होता है। लूप में जैसे कि इफ एल्स लगा रहे हो तो उसके बाद भी तुम लूप ब्रेक लगा सकते हो। यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ द ट्यूटोरियल। इट वाज used to jump out of the switch case. The break statement can also be used to jump out of the loops. अगर तेरा लूप, आपका लूप खत्म हो गया, काम नहीं है, ठीक है, और ब्रेक आ गया, तो ब्रेक से लूप से बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अ ब्रेक वन आइट्रेशन इन अ लूप. It is specified condition occur and the condition
विद द नेक्स्ट आइटरेशन इन द लूप। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि मैंने कंडीशन देखा, ठीक है, वो कंडीशन मैं चाहता हूँ जंप कर जाना, आगे बढ़ जाना। तो कंटिन्यू में क्या होगा, वो ब्रेक क्या करता है, लूप खत्म कर देता है, कंटिन्यू वो ब्रेक को कंटिन्यू उसे आगे बढ़ा देगा, वो रोकेगा नहीं। यही काम होता है कंटिन्यू का। यही फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू वाइल लूप में कैसा होता है, यू कैन ऑल्सो यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू इन वाइल लूप। ये हमारा ब्रेक का एक एग्जाम्पल है और ये हमारे कंटिन्यू का एग्जाम्पल है। अब लोग चलो हम एक कोड करते हैं और हम यहाँ पर कोड में ये देखेंगे कि हमारा लूप्स कैसे काम करता है। हम तीनों लूप अच्छे से एक बार दोबारा देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ। इतना को मेरा क्या है, इंट नम है, इंट आई है, ठीक है। नम क्या है, मेरा नंबर स्टोर करने के लिए, आई मेरा आइटरेशन स्टोर करने के लिए जो टेबल का होगा। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल फाइंडर बनाएंगे, यानी कि हम टेबल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं लूप से, और ये लूप होगा हमारा फॉर लूप। तो एक बार फॉर लूप के लिए टैब दबाए, फॉर लूप लिखते हैं। फॉर पहले क्या होगा, कंडीशन यानी आइटरेशन। ऑलरेडी हमारा आई का है, आई का वैल्यू 1 है ना, या इसे 1 नहीं रखते, ठीक है, ये 1 हटा दो। हम यहाँ करते आई इज इक्वल टू 1। पहला कंडीशन के बाद तुम्हें टर्मिनेटर लगाना होगा, सेमीकोलन। देन उसके बाद तुम्हें आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, 10 तक, टेबल 10 तक ही होता है ना, 10 तक। देन इंक्रीमेंट होगा आई, तो आई प्लस प्लस, ये हमने पैरेंथेसिस खोले हमारा कोड ब्लॉक फॉर लूप के लिए। हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे वो हम दिखाते हैं। प्रिंटफ दी टेबल ऑफ एन, एन नहीं होना चाहिए, या परसेंटेज डी एक्स परसेंटेज डी परसेंटेज डी हो गया। स्पेस देंगे और यहाँ पर एक न्यू लाइन लगा देंगे। सबसे पहले तो एन आएगा हमारा नंबर, देन क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आई आइटरेशन, देन आई इंटू एन इंटू आई करेंगे। एन नहीं होगा, यहाँ नंबर होगा, एन यू एम नम। अब क्या है, ये हुआ किसमें, फॉर लूप में। इसे एक बार रन करते हैं। एंटर द नंबर, आई विल टेक माई लकी नंबर एज 9। देखो यहाँ पर अभी क्या है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36 45 54 63 72 81 तक हुआ। 10 क्यों नहीं आया, 10 इसलिए नहीं आया कि हमने लेस देन 10 किया है। अगर हम लेस देन इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, तब क्या है, ये पूरा 10 तक प्रिंट करेगा। अब हम वापस से 9 लेते हैं, अब देखिए पूरा 90 हुआ। तो ये क्या हो गया, फॉर लूप। दिस इज कॉल्ड एज फॉर लूप। Now we'll use while loop. While I is less than equal to 10, then क्या करना है, printf and printf percentage the table, टेबल ना लिख के हम लिखते डायरेक्ट परसेंटेज डी क्रॉस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। सबसे पहले क्या आएगा, नम आएगा, देन आई आएगा, देन नम इंटू आई आएगा। तुम चाहो तो ये जो नम इंटू आई को एक वेरिएबल में भी स्टोर करके यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल कॉल कर सकते हो, वो भी एक इजी तरीका होता है। वो एक बार रन करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इस बार टेबल लेने के लिए 66 का टेबल लेते हैं। देखो यहाँ पे वाइल लूप में जैसे कि हमने वहां पर आई को प्लस प्लस किया था, हमें दोबारा यहाँ पे आई को प्लस प्लस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है प्लस प्लस, और जब एक बार रन करेंगे हम इसको 5 लेते हैं। एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने मेरे यहाँ पर, या तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा, वाइल से पहले मेरे आई का क्या वैल्यू है वो मुझे डिफाइन करके बताना होगा। तो दोबारा रन करेंगे और हम 5 लेंगे,
तो ये ऐसा हो जाएगा और एक न्यू लाइन लगाना होगा। और अगर मैं दोबारा से एक बार 5 को प्रिंट करूं तो 5 का टेबल आ गया। वैसे एक लास्ट हमारा लूप होता है डू वाइल, तो हम क्या करेंगे, डू देन वाइल ठीक है, हमारा कंडीशन एंड देखो डू वाइल के बाद में तुम्हारा वाइल होगा ना, डू वाइल में यहाँ पे तुम्हें एक टर्मिनेटर लगाना होगा, नहीं तो एरर आएगा। तो डू में क्या हमारा क्या होना चाहिए, वाइल जैसा सेम था, वाइल लूप जैसा था ना एज इट इज वैसे लिख दो, आई लेस देन 10 और क्या होना चाहिए, आई प्लस प्लस होना चाहिए। मैंने किया आई प्लस प्लस। देखो डू वाइल क्या है, एक बार रन करेगा, एटलीस्ट एक बार रन करेगा तुम्हारे कोड को, तो वह प्रिंटफ करेंगे %d और देखो यहाँ पे %d मेरा कैपिटल हो गया, तो ये ध्यान रखना कि इसे छोटा कर दो, क्योंकि सी तुम्हारा जो सी है वो केस सेंसिटिव होता है। दोबारा एक बार %d और मैं इस बार क्या करूंगा ना, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा इंट नाम से। मैं बार बार लिखने का मुझे मन नहीं कर रहा, तो मैं एक बार टेबल नम इनटू आई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नम को लूंगा, आई लूंगा और टेबल। तो अब क्या होगा ना कि मेरा इंटू टेबल है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रन किया मैंने कोड को, 10 का टेबल प्रिंट करना है। 1 मिनट रुको खाली, इसे एक बार यहाँ पर न्यू लाइन दोबारा देना होगा, और यहाँ पर इक्वल टू देना होगा। रन करते हैं, 10 और ये देखो तुम्हारा 10 का टेबल प्रिंट हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को मैं कोशिश कर पाया हूँ समझाने का। तो आज का लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में जैसे कि हमारा लूप हो गया है, तो अब हम पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, अब हम प्रोग्रामिंग पे ध्यान देंगे, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोच के रखा हुआ है, मैंने निकाल के रखा हुआ है क्वेश्चन सबको, तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद के अभी आने वाले टॉपिक्स में मैं एरेज को भी कोशिश करूंगा कवर करने का, एरे, स्ट्रिंग, एरर हैंडलिंग, मेथड एंड फंक्शन। ये अभी जो आने वाला, अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं कोशिश करूंगा उसमें तुम्हारा सी को कंप्लीट कर दूं, और हम फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग ही करेंगे, सिर्फ बेसिक के हटके हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे, सिर्फ कोड्स करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को मैं कोशिश कर पाया हूँ कि अच्छा लगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो कि मेरा वीडियो में मेरा रेट ऑफ स्पीच पसंद नहीं आ रहा है, या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताओ, कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आगे वाले वीडियो में कभी ना हो। सो मैं राहुल कुमार, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।